नमस्कार। आज हम शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनके वर्गीकरण पर, मतलब उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में कैसे बांटा जाता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, शेयर बाजार, सेक्टर वर्गीकरण और निवेश रणनीतियां, उसी से कुछ मुख्य बातें ली हैं। कोशिश ये रहेगी कि समझे कि ये बंटवारा होता क्यों है और एक निवेशक के तौर पर ये जानकारी हमारे कैसे काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। ये सेक्टर वर्गीकरण आखिर है क्या चीज़? अगर बहुत सरल शब्दों में समझे तो ये कंपनियों को उनके मुख्य काम धंधे के हिसाब से, मतलब जो उनका मेन बिजनेस है, उसके आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखने का एक तरीका है। जैसे हम बाजार में देखते हैं ना, दुकानें अलग अलग होती हैं, किराने की दुकान अलग, कपड़ों की अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग, कुछ वैसा ही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये वर्गीकरण निवेशकों के लिए ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये कि इससे एक ही तरह का बिजनेस करने वाली कंपनियों की आपस में तुलना करना वो आसान हो जाता है। और दूसरा, ये समझने में भी मदद मिलती है कि भाई अर्थव्यवस्था के कौन से हिस्से अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं। जैसे भारत में अपने मुख्य इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वो भी तो इसी तरह कई अलग अलग सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों से मिलकर बनते हैं। इससे बाजार की एक पूरी तस्वीर मिलती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि निफ्टी 50 में ही करीब 12 या 13 मुख्य सेक्टर शामिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे बड़े नाम इसी में आते हैं जो लोन वगैरह देते हैं। फिर अपना IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। एनर्जी सेक्टर भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, तेल, गैस, पावर वाली कंपनियां। बिल्कुल। और फिर वो कंज्यूमर गुड्स, जिसे FMCG कहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मारुति सुजुकी, महिंद्रा। फार्मा सेक्टर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। मेटल्स, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब बहुत अहम है। और इनके अलावा भी टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, केमिकल्स, यूटिलिटीज, बहुत सारे हैं। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी विविध है ना? हाँ, ये तो ठीक है कि इतने सारे सेक्टर हैं, पर यहाँ असली सवाल ये है कि एक निवेशक के लिए ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब इसका फायदा क्या है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसके ना कई रणनीतिक फायदे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना। इससे क्या होता है कि जोखिम कम हो जाता है। सोचिए, अगर आपने सारा पैसा बस एक ही सेक्टर में लगा दिया, मान लीजिए सिर्फ IT में, और किसी वजह से IT सेक्टर में मंदी आ गई, तो आपका पूरा निवेश गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर पैसा अलग अलग सेक्टर में बटा होगा तो ये रिस्क बच जाता है। कुछ सेक्टर्स होते हैं जो आर्थिक उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं, जैसे यूटिलिटीज या फार्मा। कुछ ज्यादा होते हैं, जैसे बैंकिंग या ऑटो। इनका मिश्रण पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। अच्छा, मतलब एक सेक्टर अगर नीचे जा रहा हो तो शायद दूसरा संभाल ले। ये डाइवर्सिफिकेशन वाली बात तो समझ आई। और क्या वजह है? दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है सेक्टर रोटेशन की रणनीति। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था के अलग अलग चरणों के हिसाब से अपना निवेश एक सेक्टर से दूसरे में शिफ्ट करना। ठीक। जैसे जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही हो तो अक्सर देखा जाता है कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां एक्सपैंड करती हैं। वहीं अगर अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही हो या मंदी जैसा माहौल हो तो निवेशक अक्सर फार्मा, FMCG या यूटिलिटीज जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। डिफेंसिव सेक्टर? क्यों? इनको डिफेंसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सेक्टर्स की जो जरूरतें हैं वो लगभग हमेशा बनी रहती हैं, चाहे आर्थिक हालात कैसे भी हों। मतलब लोग दवाइयां खरीदना बंद नहीं करते या बिजली का इस्तेमाल बंद नहीं करते हैं ना, तो इनमें गिरावट की आशंका थोड़ी कम होती है। हालांकि ये पहचानना कि अर्थव्यवस्था किस दौर में है और कब सेक्टर बदलना है, ये आसान नहीं है। इसके लिए लगातार बाजार पे नजर रखनी पड़ती है। हाँ, ये सेक्टर रोटेशन सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर जैसे आपने कहा, टाइमिंग बहुत मुश्किल होगी इसकी। अच्छा, इसके अलावा क्या ये सेक्टर की जानकारी प्रदर्शन के विश्लेषण में, मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी मदद करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। निवेशक ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर पूरे बाजार के मुकाबले बेहतर कर रहा है या कौन सा पिछड़ रहा है। इससे ना बाजार का मूड, उसका रुझान समझने में मदद मिलती है। और साथ ही ये थीमेटिक इन्वेस्टिंग का भी आधार बनता है। जैसे अगर किसी को लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का भविष्य बहुत अच्छा है,
तो वो फिर उस सेक्टर की कंपनियों पर फोकस कर सकता है, या अगर डिजिटल इंडिया पर जोर है तो आईटी या टेलीकॉम सेक्टर फोकस में आ सकते हैं। अच्छा, और क्या इन अलग अलग सेक्टर्स के अपने इंडेक्स भी होते हैं? जैसे पूरे बाजार के लिए निफ्टी 50 है, वैसी सेक्टर के लिए? हाँ, बिल्कुल होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों पर आपको सेक्टर विशेष सूचकांक भी मिलेंगे, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और भी कई। ये इंडेक्स उस खास सेक्टर की जो मुख्य कंपनियां हैं उनके प्रदर्शन को दिखाते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं या जो गंभीर निवेशक हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं अपने सेक्टर स्पेसिफिक निवेश के प्रदर्शन को मापने के लिए या फिर सेक्टर के ट्रेंड को समझने के लिए। तो संक्षेप में कहूं तो सेक्टर की गहरी समझ होना एक अच्छी और संतुलित निवेश रणनीति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि शेयर बाजार में कंपनियों का ये जो सेक्टर्स में वर्गीकरण है, ये सिर्फ कोई लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। ये असल में निवेशकों के लिए बाजार को बेहतर ढंग से समझने, अपने रिस्क को मैनेज करने और निवेश के सही मौके तलाशने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ों को पहचानना, ताकि आप पूरे जंगल की सेहत का अंदाजा लगा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक नक्शे की तरह है और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, सबके लिए। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, आप देखिए वैश्विक स्तर पर कितनी उथल पुथल है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी बदलाव आ रहे हैं। तो ये सब भविष्य में भारत के इन अलग अलग सेक्टर्स के प्रदर्शन पर कैसा और कितना असर डाल सकते हैं, इस पर सोचना, मंथन करना भी शायद निवेश रणनीति का एक अहम हिस्सा हो सकता है।